वापसी और सत्ता का दूसरा अध्याय। इमरजेंसी का यह फैसला आखिरकार इंदिरा गांधी को भारी पड़ा। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने अपना गुस्सा खुलकर दिखाया। लोगों में कांग्रेस के खिलाफ इतनी नाराजगी थी कि उस दौर को याद करते हुए कई नेता मजाक में कहते हैं कि अगर कांग्रेस के सामने बिजली का खंभा भी चुनाव लड़ जाता तो शायद वह भी जीत जाता। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को करारी हार मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी की कहानी अभी खत्म नहीं। जनता पार्टी की सरकार अंदरूनी कलह और अपनी खींचतान में उलझ गई। देखते ही देखते लोगों का भरोसा उससे उठने लगा और फिर 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी एक बार फिर जोरदार वापसी करते हुए देश की प्रधानमंत्री बनी। ऐसा लग रहा था मानो इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर पीछे छोड़ दिया। लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। संजय गांधी की मौत और राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री। 23 जून 1980 की सुबह उनके छोटे बेटे संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक विमान उड़ाने लगे। संजय को हवाई जहाज उड़ाने का बेहद शौक। वो एक कुशल पायलट भी माने जाते थे। लेकिन उस दिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनते ही इंदिरा गांधी टूट गई। इंदिरा गांधी पर किताब लिखने वाली सागरिका घोष बताती हैं कि वो हादसे वाली जगह पर 2 बार गई और अपने बेटे के बुरी तरह छत बिछट शव को देखकर उन्होंने डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा था, डॉक्टर मेरा दाहिना हाथ कटा। मगर यहाँ भी उनसे नफरत करने वाले कुछ लोगों ने ये बात फैलाई कि इंदिरा गांधी दूसरी बार वहां इसलिए गई क्योंकि शायद संजय के पास एक डायरी और कुछ लॉकर्स की चाबियां थीं जो इंदिरा गांधी को चाहिए थी। मेनका गांधी बनाम इंदिरा गांधी। दरअसल संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल था उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था। संजय की पत्नी मेनका गांधी मानती थी कि वो संजय की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सके, लेकिन इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को चुनती। राजीव ने भी अपनी पायलट की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में कदम रखकर अपनी मां का साथ देने का फैसला किया। यही वो फैसला था जिसने गांधी परिवार के भीतर एक नई खाई पैदा कर दी। दरअसल मेनका गांधी को लगने लगा कि संजय के जाने के बाद उन्हें परिवार और राजनीति दोनों से किनारे किया जा रहा है। धीरे धीरे ये मतभेद खुलकर सामने आने लगे। फिर मार्च 1982 में वो घटना हुई जिसने रिश्तों में बची कुची ठंडक भी खत्म की। लखनऊ में संजय गांधी के समर्थकों ने एक सभा आयोजित जहां राजीव गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे थे। इंदिरा गांधी ने मेनका को साफ शब्दों में वहां जाने से मना किया, लेकिन मेनका ने उनकी बात नहीं मानी और सभा में पहुंचकर एक जोरदार भाषण दे डाला। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उनका सब्र जवाब दे गया। कहा जाता है कि दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने मेनका को साफ शब्दों में घर छोड़ने के लिए कह दिया। इसके बाद मेनका गांधी अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को लेकर प्रधानमंत्री आवास से चली गई। और वक्त का खेल भी अजीब होता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी के परिवार का एक हिस्सा कांग्रेस की पहचान बन गया तो दूसरा हिस्सा आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरा। मेनका गांधी कई बार भाजपा में सांसद, केंद्रीय मंत्री रही। वहीं वरुण गांधी कई बार सांसद चुने गए और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। खैर, इस तरह से अपने सबसे प्यारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खोने के बाद इंदिरा गांधी को 2 सालों बाद ही अपने जिगर के टुकड़े वरुण गांधी को भी अलग करना पड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी इस दुख से भी उबर पाती उससे पहले उनके सामने एक ऐसा संकट आने वाला था जो उनके जीवन का आखिरी और सबसे खतरनाक राजनीतिक संघर्ष साबित होने वाला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में अलग खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी दौरान एक नाम तेजी से उभरकर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरावाले। शुरुआत में कई नेताओं को लगा कि वो सिर्फ एक धार्मिक उपदेशक है, लेकिन देखते ही देखते उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें होने लगी। पुलिसकर्मी, नेताओं और आम लोगों की हत्याएं होने लगी। पूरे पंजाब में डर का माहौल था। धीरे धीरे भिंडरावाले और उनके सशस्त्र समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में अपना ठिकाना बना लिया। मंदिर के अंदर हथियार जमा किए जाने लगे, बंकर बनाए गए और वहां से अलगाववादी गतिविधियां चलने लगी। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर दबाव बढ़ रहा था कि इस संकट का समाधान निकाला जाए। कई महीनों तक बातचीत और समझौते की कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार जून 1984 में इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस सैन्य कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार।
5 जून 1984 की रात भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में प्रवेश किया। अगले कुछ घंटों तक भीषण गोलीबारी होती रही। सेना और उग्रवादियों के बीच लड़ाई चली। आखिरकार भिंडार वाले मारे गए और ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इस कार्रवाई में सैनिकों के साथ साथ कई आम नागरिक भी मारे गए। स्वर्ण मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा। दुनिया भर के सिख समुदाय में गहरा गुस्सा फैल गया। बहुत से सिखों को लगा कि उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल का अपमान हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों का कहना था कि देश की एकता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि उनके सिख अंगरक्षकों को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके धर्म की वजह से शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही फैसला कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को वो हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने गोली से छलनी करके उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर 3 नवंबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो वो दिल्ली की सड़कों पर लोगों का वो जनसैलाब था जो रिकॉर्ड बन गया। लाखों लोग अपनी नेता को अंतिम विदाई देने आए। अब इंदिरा गांधी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, जैसे कि क्या वो भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी या सबसे विवादित? क्या उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया या आपातकाल लगाकर उसे कमजोर किया? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के लिए गए फैसलों को लेकर आपकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात से शायद आप बेइनकार नहीं कर पाएंगे कि इंदिरा गांधी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, वो अपने आप में एक दौर, एक ऐसा दौर जिसमें सत्ता थी, संघर्ष था, जीत थी, हार थी, प्यार था, अकेलापन था, युद्ध था, शांति थी, लोकतंत्र था और विवाद ही। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी खत्म होने के 4 दशक बाद भी भारत की राजनीति में उनकी गूंज सुनाई देती है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइए और ऐसी ही हैरान करने वाली डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।